स्टूडेंट माई सेल्फ मालती और हम रीड कर रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर सेकंड के 5th पार्ट रीड कर रहे हैं। 4th पार्ट हमने रीड कर लिए हैं। चैप्टर है भाई विश्व में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, प्राचीन विश्व की जो प्रमुख सभ्यताएं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। कुछ सभ्यताएं हमने पढ़ ली हैं, एक दो रहती है जो अब आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है भाई, इससे पीछे वाले थे रोम की सभ्यता, पढ़ रहे हम चीन की सभ्यता के बारे में। तो चीन की सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है। इसी सभ्यता का विकास 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इस सभ्यता का उदय भी सिक्यांग, हांग हो तथा वांग हो नदियों के आसपास हो। चाइनीज में भी नदियों के नेम हैं। इन नदियों में बाढ़ आने के कारण चीनी लोग इन्हें विपत्ति मानते थे, परंतु इन्हीं नदियों ने चीन की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार फूसी चीन का क्या था भाई? पहला सम्राट था। कौन थे भाई पहले सम्राट? फूसी चीन का पहला सम्राट था, जिसने 2852 ईस्वी पूर्व से लेकर 2738 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने चीनियों को घर बनाना, शिकार करना, जानवर पालना आदि कार्य सिखाकर चीनी सभ्यता की नींव डाली। चीन का दूसरा प्रमुख सम्राट था सेंग नोंग था। ठीक है भाई, सेकंड कौन सा था? सेंग नोंग था। उसने चीनियों को खेती करना सिखाया। क्या सिखाया भाई? उसने चीनियों को खेती करना सिखाया। नेक्स्ट है तीसरा सम्राट भाई हुआंग टी, पीला सम्राट भी बोलते हैं था। इसने इस महासम्राट की उपाधि धारण की और छोटे छोटे भूभागों में विभाजित चीन को संयुक्त बनाया, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था भाई चीन, उसको एक राज्य इन्होंने बनाया था। अपने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। इसके बाद यहाँ विभिन्न राजवंशों, यानी कि फिर इनके बाद अलग अलग राजवंश हुए, जैसे हासिया वंश, सांग वंश, चाओ वंश, चीन वंश, हान वंश, तांग वंश, सुंग वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है भाई चीन की सभ्यता को, यानी कि हर सभ्यता को जानने के अलग रिसोर्स हमें पता चले हैं। तो चीन की सभ्यता को जानने के साधन है भाई पौराणिक कथाएं। जो प्राचीन कथाएं हैं उनके माध्यम से है। कन्फ्यूशियस द्वारा रचित भूचिंग व भीचिंग काव्य संग्रह, यानी कि काव्य संग्रह से भी चीनी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पुरापाषाण अवशेष, यानी कि जो प्राचीन पाषाण कालीन जो अवशेष मिले हैं उनसे भी चीनी सभ्यता को चीनी सभ्यता जानकारी में मिलती है। अस्थि फिर अभिलेख मिले हैं, जो मृद भांड, दावनी, बोधक चित्र। ये कुछ पिक दिखा रखे हैं, जैसे चीनी दार्शनिक है, कन्फ्यूशियस है, फिलोसोफर है जो ये। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी पुरास्थलों से प्राप्त मानव अवशेष, यानी कि जो जो चीनी पुरास्थलों से ये मानव अवशेष मिले हैं। फिर है भाई इनकी नेक्स्ट, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी चाइनीज की? तो राजा, चीन में राजा को वांग कहा जाता था। क्या कहते थे भाई? वांग। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश तथा पुरोहित होता था, यानी कि वही जो न्यायिक व्यवस्था थी उनका जो प्रमुख था राजा ही होता था। पुरोहित यानी कि पूजा पाठ जो भी होते हैं भाई, पुजारी के जो काम होते हैं, पुरोहित होता था। वह स्वेच्छाकारी भी होता था। स्वेच्छाकारी मतलब अपनी मनमर्जी से कार्य करने वाला। जनता उसे अपना पिता समझती थी और उसे ईश्वर पुत्र कहकर उसकी पूजा करती थी। वे उनको क्या मानते थे? राजा को ईश्वर पुत्र। नेक्स्ट है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद भाई वांग ने शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद का गठन किया हुआ था। उसके अधीन 4 मंत्री होते थे जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में परामर्श देते थे। कितने मंत्री होते थे भाई? 4 मंत्री होते थे जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में परामर्श देते थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद भी थी, जैसे लोक सेवा समिति, माल व वित्त समिति, संस्कार व उत्सव समिति, युद्ध व रक्षा समिति, दंड व न्याय समिति तथा सार्वजनिक हित समिति, यानी कि ये समितियां बनी हुई थी अलग अलग विभाग की भी।
चीन में सामान्यतः लोग व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। जो सामान्यतः योग्य व्यक्ति थे, यानी कि जो भी जिनमें एबिलिटी थी भी, वो ही व्यक्ति क्या थे, सरकारी पदों पर नियुक्त होते थे। नेक्स्ट है भाई प्रांतीय शासन व्यवस्था। 2 या 3 हेन यानी कि गांव का समूह का एक फू बनता था जो प्रांत के समान होता था भाई। ठीक है, प्रांतों को क्या कहते थे, सैंग भी कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गांव और नगर थे जिनकी शासन व्यवस्था एक न्यायाधीश और एक राज्यपाल चलाता था। इसकी नियुक्ति सम्राट करता था। यानी कि जो प्रांत होते थे उनका हेड कौन होता था भाई, गवर्नर होता था, और उनकी नियुक्ति कौन करता था, सम्राट करता था। नेक्स्ट है आर्थिक दशा। कृषि एवं पशुपालन। चीनी लोगों का मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन था। यहाँ बाजरा, चावल, गेहूं, फलों की खेती होती थी। उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। इस व्यवस्था को चिंतियन प्रणाली कहा जाता है। यानी कि जो 9 फैमिलियाँ लोग मिलकर जो कार्य करते थे भी, 9 परिवार मिलकर, तो उस प्रणाली को क्या बोलते थे, चिंगतियन प्रणाली कहा जाता था। नेक्स्ट है भाई उद्योग धंधे। चीन में उद्योग धंधों का आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ। ये चीनियों का मुख्य व्यवसाय रेशम का उद्योग था। चीनियों का एक अन्य मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना भी था। चीन में लोग वंशानुगत व्यवसाय करते, यानी कि जो उनका भाई फैमिली का जो चला आ रहा था, जो कार्य होता था वो वही करते थे। ठीक है, इसे बदलना पाप समझते थे। उन पहले के टाइम में ये माना था कि जो हमारे फैमिली में जो काम कर रहे हैं वही उनके बेटे, फिर उनके पिता ने पहले किया है बेटे ने, तो आगे चलता रहेगा। अगर कोई काम को अपने को चेंज करता है फैमिली से अलावा तो वो पाप समझते थे। नेक्स्ट है भाई व्यापार एवं वाणिज्य। चीन ने व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया। सम्राट सी हुआंगटी ने व्यापार के विकास के लिए चीन में सड़कों का जाल बिछा दिया। यह व्यापारियों के संघ बने हुए थे जो विदेशों से ऊन, तंबाकू, सीसा, कीमती पत्थर मंगवाते थे तथा चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद व ताश विदेशों में भेजते थे। भाई ये व्यापार था वहाँ का। ठीक है, विदेशों से मंगवाते थे कुछ चीज़ें और कुछ वो भेजते थे, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, बारूद है, ताश है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था कि सोशल सिस्टम कैसा था भाई उनका। तो चीनी सम्राट में शिष्टाचार और नम्रतापूर्वक व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया गया था तथा भाई चीनियों के अनुसार संसार के निर्माता पानकू ने समाज के 4 वर्ग बनाए हैं। उनका मानना था जो संसार के निर्माता है ना कि पानकू ने भी समाज के 4 वर्ग बनाए हैं। प्रथम वर्ग है मंदारिन का है। इसमें विद्वान, अध्यापक, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते थे। दूसरा वर्ग किसानों का भी, तीसरा वर्ग कारीगर का तथा चौथा वर्ग व्यापारियों का। चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। कैसा था सिस्टम, संयुक्त जॉइंट फैमिली थी। नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था। चीन के विद्वान एकेश्वरवादी तथा जनता बहुदेववादी थी। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी। यानी कि भी पहले के टाइम में मोस्टली क्या दिखा हमने हर सभ्यता में, प्रकृति की पूजा वो ज़्यादा करते हैं। जैसे आकाश के देवता यंग है, वायु तथा पृथ्वी का देवता चीन मुख्य थी। चीनी लोग अंधविश्वासी भी थे। वे भूत प्रेत, अपशगुन व जादू टोने में विश्वास करते थे। चीन में कन्फ्यूशियस व लाओस प्रमुख दार्शनिक मत थे। ठीक है, वे चीनी लोग क्या थे, अंधविश्वासी भी थे। वे भूत प्रेत, अपशगुन व जादू टोने में विश्वास करते थे। चीन में कन्फ्यूशियस व लाओत्से प्रमुख दार्शनिक मत थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट जिसे चीन लोग कोंगजो के नाम से पुकारते थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत से यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। कौन से धर्म का भाई, बौद्ध धर्म का। ठीक है, ये चीनी सभ्यता भी हमारी कंप्लीट होती है। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं भाई, ठीक से। ठीक है, आप ये कर लेना, अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो फिर मैं करवा देती।
लिखती हूँ। नेक्स्ट है माया सभ्यता। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में कहाँ पड़ती है ये? नॉर्थ जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में, यानी कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में 500 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच फली फूली सभ्यता को माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैसे ये सभ्यता लगभग 4000 ईस्वी पूर्व पुरानी है। यह सभ्यता आधुनिक गवाटेमाला, बेलीजे, दक्षिण पूर्वी मैक्सिको और होंडुरास तथा अल सेल्वेडोर के पश्चिम क्षेत्रों में फैली हुई है। माया सभ्यता अपने आप में कोई साम्राज्य या एकीकृत राजनीतिक इकाई नहीं थी, बल्कि बिखरे हुए बड़े छोटे शहरों और गांवों की एक सांस्कृतिक इकाई थी। यद्यपि इनमें से अधिकांश शहर या गांव एक दूसरे से जुड़े थे। टिकल है, कल्क मूल है, कोपान है, पोलेंग यहाँ के प्रमुख शासकीय राजवंश, यानी कि ये राजवंश यहाँ पर राजाओं ने भी शासन किया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं इनका भव्य स्थापत्य, आर्किटेक्ट उनका भाई, ललित कलाएं, लेखन कला, खगोल विज्ञान, कैलेंडर आदि, ये इनकी यहाँ की विशेषताएं हैं जो इन्हें विश्व की परिष्कृत और विकसित सभ्यताओं की पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। घरों की दीवारें लकड़ी की हुआ करती थी और इनकी छतें ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। इनकी दीवारें कैसी थी? लकड़ी की हुआ करती थी और इनकी छतें ताड़ के पत्तों में बनाई जाती थी। ठीक है भाई। माया सभ्यता के इतिहास को जानने के साधन है। माया सभ्यता में स्थित नगरों की खुदाइयों से मिलने वाले पुरावशेष, मिट्टी के बर्तन, नक्काशी, कलात्मक वस्तुएं करवा रही हूँ। नेक्स्ट है भाई, ये भी माया सभ्यता के जानने के साधन हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था भी कैसी थी। माया सभ्यता में राजाओं के मुखिया असली पुरुष या हेलेक यूनिक के नाम से जाने जाते थे। इनका पद अनुवांशिक था। हेलेक यूनिक राज्य को लौकिक तथा अलौकिक प्रतिनिधि माने जाते थे। इनके अधीन अन्य शहरों के सरदार थे जिन्हें बाताबोब कहते थे। बाताबोब अपने शहर के शासन की देखरेख का जिम्मा था भाई। इसके अतिरिक्त एक नगर परिषद भी होती थी जिसे शहर के विभिन्न उपमंडलों के सरदार शामिल रहते थे। यद्यपि वे बाताबोब के अधीन थे, परंतु बाताबोब के किसी भी कार्य पर रोक लगा सकते थे। जरूरत पड़ने पर बाताबोब सेना का नेतृत्व भी करते थे, यानी कि वे ये उनकी राजनीतिक व्यवस्था बताई। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यवस्था। माया सभ्यता का पंचांग 3114 ईस्वी पूर्व शुरू किया गया था। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तोन नाम के काल का अंत माना जाता था, यानी कि 394 वर्ष होने के बाद जो उनका भी एक काल का अंत मानते थे वो। देवताओं के चित्र गच्छकारी मुखौटों से बनाए जाते थे। वे उनकी पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों में की जाती थी। देवताओं को शासन वर्ग अपने पूर्वज मानते थे। किसी भी कार्य को करने से पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। यहाँ पर भी नगर व राज्यों के अपने अपने देवता होते थे। ये दिखा रखे माया सभ्यता का ये पंचांग है भी, ये उनका ये है यक्षशिलान से प्राप्त लिंटल। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। वे उनका आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो मायावासी कृषि एवं पशुपालन में विशेष ध्यान देते थे। यहाँ गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, नारियल आदि फसलें उगाई जाती थी। इनके साथ साथ पशुपालन में गाय, बकरी विशेष प्रमुख थी। माया सभ्यता में नाव, सूती वस्त्र व तांबे की घंटियां, तलवार व आभूषण बनाना प्रमुख कार्य थे। वे अपने बाताबोब एवं हेलेक यूनिक तथा अन्य धनी लोगों के लिए सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाती थी। किसान व साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे जिन्हें ना कहा जाता था। मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई हुई थी।
जो स्केब या स्केब ओब के नाम से जानी जाती थी। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। चैप्टर नेक्स्ट रहेगा हमारा विश्व के प्रमुख दर्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।